हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिसीट एंड पेमेंट रूल्स के पार्ट 3 का सेक्शन 5 पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट और इसका सेक्शन 5 है वर्क्स एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस पेमेंट्स। पहला टॉपिक है पेमेंट्स टू लेबरर्स। जो डिपार्टमेंट के लेबरर्स होते हैं उनकी जो वेजेस हैं वो मस्टर रोल पे की जाती हैं। मस्टर रोल्स में सब कुछ लिखा जाता है, लेबरर्स का नाम, कितनी उन्होंने दिन काम किया, क्या उनकी अमाउंट बनती है, इवन उनकी डेली अटेंडेंस भी इस पर मैंशन की जाती है। जो जब भी मस्टर रोल पे पेमेंट की जाती है तो उसे सर्टिफाई डिस्पर्सिंग ऑफिसर करता है। अगर किसी की वेजेस अनपेड रह जाती हैं तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है फ्रॉम वन मस्टर रोल टू नेक्स्ट मस्टर रोल, जब तक वो पे ना हो जाए। तो आपको मेन इसमें ये याद रखना है, जो डिपार्टमेंट के लेबरर्स हैं उनकी जो वेजेस हैं वो मस्टर रोल पे की जाती हैं। मेन पॉइंट यही है इसमें। नेक्स्ट इज़ पेमेंट्स टू वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। जो वर्क चार्ज के मेंबर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनकी जो वेजेस हैं वो जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ की वेजेस पेमेंट होती है सैलरी की, वैसे ही इनकी वेजेस पे की जाती हैं। यानी कि इनकी भी फॉर्म GAR 13 में पे बनती है। जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ की हमने पढ़ा था GAR 13 में पे बिल बनता है, तो जो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के मेंबर्स हैं इनकी वेजेस भी GAR 13 में बनती हैं। अगर पेई की एक्नॉलेजमेंट नहीं ले पाते बिल पे, तब उसकी सेपरेटली ली जाती है और उसे एज अ सब वाउचर बिल पे अटैच किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स। अगर कोई काम कॉन्ट्रैक्टर से करवाया जाता है तो उसकी कैसे पेमेंट की जाएगी, और अगर कोई सप्लायर ने कुछ सप्लाई की है डिपार्टमेंट को तो कैसे पेमेंट की जाती है। मेजरमेंट बुक्स पे जो मेजरमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है उसके बेसिस पे। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स हैं उनकी पेमेंट मेजरमेंट बुक्स की रिकॉर्डिंग्स पे बेस्ड होती है। जो भी मेजरमेंट बुक्स में मेजरमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स को पेमेंट की जाती है। और जो ये क्लेमेंट्स होते हैं वो अपनी जो क्लेम्स हैं पेमेंट के ऑथराइज्ड फॉर्म्स में फिल करके देते हैं डिपार्टमेंट को। अगर गवर्नमेंट अपनी किसी बिल्डिंग या रोड की मेंटेनेंस का काम किसी लोकल अथॉरिटी को देता है तो लोकल अथॉरिटी को पेमेंट कैसे की जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है वैसे ही लोकल अथॉरिटी को पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स दो तरीके से की जाती है, एक बोलते हैं फाइनल पेमेंट, एक को बोलते हैं रनिंग पेमेंट। जो फाइनल पेमेंट होती है वो तभी की जाती है जब पूरा काम हो जाता है और उस काम की पूरी डिटेल्ड मेजरमेंट्स हो जाती हैं। अगर डिटेल्ड मेजरमेंट्स नहीं हो पाती तो उसको फाइनल पेमेंट कभी नहीं करते। फाइनल पेमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि डिटेल्ड मेजरमेंट्स हो जाएं। और एक होती है रनिंग पेमेंट। रनिंग पेमेंट में क्या होता है, मान लो काम उसने 60% काम कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, और उस काम की मेजरमेंट्स भी कर दी MB में, तब उसे जो पेमेंट की जाती है उसे कहते हैं रनिंग पेमेंट। और रनिंग पेमेंट का ही एक और टाइप होता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट में क्या होता है, काम तो होता है लेकिन उसकी मेजरमेंट नहीं की जाती, तो जब मेजरमेंट नहीं होती और काम की पेमेंट हो जाती है तब उसे कहते हैं एडवांस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये सब चीज़ें वैसे आप डिटेल में CPWD में पढ़ोगे, थोड़ा सा इसमें भी आपको ये टॉपिक है तो इसको यहाँ पे देख लो कि कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट कब कहा जाता है, जब उस काम की मेजरमेंट नहीं होती और उसकी पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ रिफंड ऑफ रेवेन्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। जब भी किसी का रेवेन्यू रिफ़ंड करना होता है तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर को जो मनी विड्रॉ करनी होती है रिफ़ंड करने के लिए, उसकी परमिशन कौन देता है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विथ प्रिंसिपल AO। यानी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री प्रिंसिपल AO की कंसल्टेशन से डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ये परमिशन देते हैं। और अगर रेवेन्यू का रिफ़ंड कैश में किया जाता है तो कितना कर सकते हैं, कैश में सिर्फ 100 रुपीज़ तक कर सकते हैं, 100 रुपीज़ से ज़्यादा कैश में पे नहीं कर सकते। अगर करेंसी नोट्स को पहले क्रेडिट किया गया था गवर्नमेंट अकाउंट में और उसे अब रिफ़ंड करना है तो उसे कौन रिफ़ंड कर सकता है, करेंसी ऑफिसर। कई बार क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है जिसे रेवेन्यू को रिफ़ंड करना है वो फॉर द टाइमिंग परमानेंट एडवांस से भी रिफ़ंड करने की कर सकता है, लेकिन वो कितना कर सकता है, 100 रुपीज़ का ही रिफ़ंड कर सकते हैं
परमानेंट एडवांस से। तो अगर परमानेंट एडवांस से रेवेन्यू का रिफ़ंड किया जाता है तो वो 100 रुपीज़ ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। रिफ़ंड ऑफ रेवेन्यू का बिल GR 33 में बनता है। अगर किसी रेवेन्यू के रिफ़ंड की सैंक्शन हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है उस सैंक्शन की? 3 मंथ्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सैंक्शन। यानी कि 3 मंथ्स तक वो सैंक्शन वैलिड रहती है। अगर वो 3 मंथ्स एक्सपायर हो जाते हैं तो वो सैंक्शन लैप्स हो जाती है, दोबारा से सैंक्शन लेनी पड़ती है अगर रिफ़ंड करना है रेवेन्यू का, वरना वो लैप्स हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो रिफ़ंड ऑफ रेवेन्यू की वैलिडिटी, रिफ़ंड ऑफ रेवेन्यू की जो ऑर्डर सैंक्शन की वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सैंक्शन। नेक्स्ट इज़ ग्रांट इन एड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये तो सबको ही पता है, ये वो वाला एक्सपेंडिचर है जो एज अ ग्रांट दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, लोकल बॉडीज़ को या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एज कंपेंसेशन। जब ऐसा एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे ग्रांट इन एड या कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है, और इसका जो बिल होता है वो GR 34 में बनाया जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक वगैरह की वजह से उसको लॉस हो जाता है, तो उसका जो कंपेंसेशन का बिल है वो सिंपल फॉर्म पे बनाया जाता है और उसे पहले PO को सबमिट किया जाता है पेमेंट करने से पहले। PO ऑफिस में, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में उसका पूरा पहले चेक हुआ होता है और फिर पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज़ बिल फॉर एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स एंड स्टाइफन। तो ये बनता है GR 35 में, या GR 35 की जगह ये और किसी फॉर्म में भी बन सकता है। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल AO कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब करे तो उस फॉर्म में भी इसका बिल बन सकता है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट टू रिज़र्व बैंक। जब भी रिज़र्व बैंक को पेमेंट की जाती है तो जो उसका बिल बनाते हैं डिपार्टमेंट्स, तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किसी ऑफिसर के उस पर काउंटर सिग्नेचर लेने पड़ते हैं पेमेंट करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब भी RBI को, रिज़र्व बैंक को कोई भी पेमेंट की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस बिल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किसी ऑफिसर के काउंटर सिग्नेचर करवाए जाते हैं और फिर उस बिल की पेमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं वो हमेशा नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में, और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में से जब भी एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उनका अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट को कंसर्न्ड अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाता है। साथ के साथ इस अकाउंट की कॉपी कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी जाती है महीने के एंड में। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर जो एक्सपेंडिचर है इस डिस्क्रिशनरी ग्रांट का वो ख़त्म होने वाला होता है और 3 महीनों में ही इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग, तब उस केस में हर महीने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अकाउंट्स नहीं भेजा जाता, बल्कि 3 महीनों के ख़त्म होने के बाद एक साथ अकाउंट भेजा जाता है। या फिर 31 मार्च को, अगर ये 3 महीने 31 मार्च के बाद पूरे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का अकाउंट बनता है वो कंसर्न्ड AO को भी भेजा जाता है, साथ ही साथ उसकी कॉपी विदाउट वाउचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजी जाती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर अकाउंट 3 मंथ्स बाद ही क्लोज हो जाएगा तो हर महीने नहीं भेजा जाता है अकाउंट को, 3 महीनों के बाद ही भेजा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, या फिर 31 मार्च को, अगर ये 3 महीने 31 मार्च के बाद पूरे होते हैं। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। अगर किसी सिविल ऑफिसर को कैरेज का सप्लाई करना पड़ जाता है ट्रूप्स को, तो वो उनकी जो पेमेंट है एडवांस पेमेंट ओनर को करता है। और कितनी करेगा? उस पूरी जर्नी के जितने हाफ चार्जेस होंगे, जो पूरी जितनी होल जर्नी है उनकी ट्रूप्स की, उसके हायर चार्जेस का हाफ वो अभी पेमेंट करता है ओनर को, और बाद में फिर जब उनको वो प्रोवाइड करता है तब वो उन डिफेंस ऑफिसर से रिकवर कर लेता है जो सिविल ऑफिसर है।
और जो ये एडवांस पेमेंट करता है सिविल ऑफिसर, वो कहाँ से करता है? परमानेंट इंटरेस्ट से करता है। और इसके लिए जो हेड को एक्सेस किया जाता है वो हेड होता है 8658 पीओ सस्पेंस हेड। इस हेड को यूज़ करके ये पेमेंट की जाती है। तो जब भी सिविल ऑफिसर को ट्रूप्स को कैरेज प्रोवाइड करना पड़ता है, तब उनकी वो एडवांस पेमेंट ओनर को कितनी करेगा? हाफ ऑफ दी हायर चार्जेस, पूरी जनवरी के हाफ चार्जेस वो पे करता है एज एडवांस पेमेंट, और बाद में फिर डिफेंस ऑफिसर को उन्हें रिकवर कर लेता है। यानी कि मेन तो चार्जेस किसको बोन करने पड़े? डिफेंस ऑफिसर को। बस सिविल ऑफिसर तो फॉर द टाइमिंग उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। और ये पेमेंट किस में से करता है? परमानेंट इंटरेस्ट से। नेक्स्ट चीज़, जब भी स्टैम्प्स पे डिस्काउंट होता है, अलाउ किया जाता है परचेज मनी में से डिडक्शन करके, तो एक डिटेल्ड बिल बनता है JR-31 में, और इस पे नोट फॉर पेमेंट लिखा जाता है, और फिर इस पे किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी के काउंटर सिग्नेचर लिए जाते हैं, और उसके बाद पीओ को सेंड कर दिया जाता है। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि JR-31 में डिस्काउंट ऑन स्टैम्प्स के बिल बनते हैं, और इस पे नोट फॉर पेमेंट हो लिखा जाता है, और इस पर काउंटर सिग्नेचर करवाया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, और फिर पीओ को सेंड किया जाता है। ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। इसके MCQs ट्राई कर लेना।